मैं एक लड़के से फ़ोन पर बात कर रही थी और सामने ड्रेसिंग टेबल पर लगे आईने में अपने खूबसूरत चेहरे को देख रही थी। मेरी गिनती खूबसूरत लड़कियों में की जाती थी, इसलिए मुझे बहुत ही गुरूर था और फिर होना भी चाहिए था। भगवान जब हुस्न देता है तो नखरा आ ही जाता है। मुझ में भी कुछ ऐसा ही था। मेरे अंदाज राजकुमारी से कम नहीं थे। हालांकि मेरा संबंध एक मिडिल क्लास घराने से था, लेकिन मैं घर के किसी भी काम को हाथ नहीं लगाती थी। सारे काम मेरी बड़ी बहन करती थी, इसलिए मेरी माँ की चहेती भी वही थी। मेरी माँ को ना मेरी खूबसूरती नजर आती थी और ना ही मेरी अदाएं। बस हर वक्त मेरी बड़ी बहन खुशी का नाम ही लेती रहती थी कि खुशी बहुत ही सलीकेमंद लड़की है, घर को बड़े अच्छे से संभालती है, बहुत ही सभ्य संस्कारी, वगैरह वगैरह। खुशी की तारीफें सुन सुनकर मेरे कान पक गई थी। मुझे उससे चिढ़ होने लगी थी। मेरी माँ को मुझ में हजार कमियां नजर आती थी, लेकिन मेरी खूबसूरती उन्हें नजर नहीं आती थी। मुझसे कहने लगी, चलो प्राची, किचन में जाकर बर्तन धो लो। मैंने कहा, माँ मेरे हाथ देखे आपने, कितने नाजुक हैं। बर्तन धोऊंगी तो खराब हो जाएंगे और मैं अपने हाथों को खराब नहीं करना चाहती हूँ। खुशी है तो आपकी चहेती, उससे कहकर धुलवा लो। ये कहकर मैं अपने कमरे में आ गई। अपने पर्स से अपना मोबाइल निकाला और अपने दोस्त अमित को कॉल करने लगी। दूसरी बेल पर उसने मेरा फ़ोन उठा लिया था, लेकिन मैंने फ़ौरन से फ़ोन काट दिया और होठों ही होठों में उसे एक मोटी सी गाली दे दी। 1 मिनट भी नहीं गुजरा था कि अमित की कॉल आ गई। कहने लगा, जाने मन फ़ोन क्यों काट दिया था? मैंने कहा, मेरा फ़ोन क्यों उठाया तुमने? तुम्हें पता है ना कि मेरे पास सिर्फ मिस कॉल देने के ही पैसे होते हैं, और तुमने मेरा फ़ोन उठाकर वो बैलेंस भी ख़त्म कर दिया। बहुत बुरे हो तुम। कहने लगा, क्यों परेशान होती हो? मैं हूँ तो, क्या गम है? बस 5 मिनट रुको, तुम्हारे नंबर पर अभी रिचार्ज कर देता हूँ। ये सुनकर तो मेरी पूरी आंखें ही खुल गई थी। 1 मिनट भी नहीं गुजरा था कि मेरे पास मैसेज आ गया। मेरे मोबाइल पर 3 महीने का रिचार्ज हो चुका था। मैंने हंसकर दोबारा से फ़ोन कान पर लगाया। मैंने कहा, तुम्हारी यही बात तो मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैं तुम्हारी यूं ही तो दीवानी नहीं हो गई। ये कहते हुए मैंने सामने लगी ड्रेसिंग टेबल के आईने में अपना खूबसूरत चेहरा देखा। वो कहने लगा, रिया की शादी पर तुम्हें देखकर मैं अपने होश ही खो बैठा था। कसम से तुम आफत लग रही थी। हल्दी के फंक्शन के पीले लहंगे में नाश्ता देखकर मैं अपने होश ही खो बैठा था। कसम से कयामत लग रही थी। भगवान ने तुम्हारे शरीर के एक एक अंग को बड़े ही तराश कर बनाया है। सच कहूँ तो उस दिन पूरी रात मैं सो नहीं पाया था। मैं बता नहीं सकता, तुम्हें देखकर मेरे अंदर कहाँ कहाँ शोर मचने लगा था। पूरे 15 दिन लग गए थे मुझे तुमसे दोस्ती करने में। बड़ी नखरेबाज थी तुम। मैंने इतरा कर कहा, मेरी खूबसूरती पर इतना नखरा तो बनता ही है ना अमित। अमित कहने लगा, हाय जाने मन, तुम्हारी यही बातें तो मेरे दिल को भाती हैं। मैं अभी अमित से बातें करने में ही बिजी थी कि खुशी कमरे में दाखिल हुई। वो मेरी इस तरह की हरकतों से अनजान थी। मैंने बहाना करके अमित का फ़ोन बंद कर दिया। वो कहने लगी, उठो यहाँ से प्राची, 2 दिन से चादर बिछी हुई है, तुम्हें इतना भी नहीं हुआ कि कमरे की चादर ही बदल लो। मैं मुंह बनाती हुई बेड से उठ गई। वो कहने लगी, तुम अब इतनी भी छोटी नहीं हो कि घर के किसी काम को हाथ ना लगाओ। कुछ घर के कामों में मन लगाया करो। मैंने कहा, बस बस, ज़्यादा इतराने की ज़रूरत नहीं है। घर के कामकाज औरत ने सारी ज़िंदगी करने होते हैं। यही तो दिन है मेरे ऐश करने के, जब ये सब मुझे संभालना ही पड़ेगा। वो मुझे तीखी नज़र से देखने लगी। कहने लगी, करना आएगा तभी तो संभालोगी ना, तुम्हें खुद से ही फुर्सत नहीं मिलती। मैंने कहा, मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे जलती हो। वो अपने माथे पर बल चढ़ाकर मेरी बात सुनने लगी और मुझे अजीब नज़रों से देखने लगी। बोली, मैं भला तुमसे क्यों जलूंगी? मैं तुम्हारी बहन हूँ प्राची, तुम जैसी भी हो, लेकिन मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। मैंने कहा, मेरी खूबसूरती देखकर तुम्हें बर्दाश्त नहीं होता, क्योंकि तुम्हारे पास वो कुछ भी नहीं है जो मेरे पास है। तुम मुझसे कम खूबसूरत हो। मेरी बात सुनकर खुशी ने मुझे अफसोस से देखा था। मैंने भी इग्नोर कर दिया था और दोबारा अमित को कॉल लगाकर उसकी बातों में बिजी हो गई। मैंने जो भी खुशी को कहा था, कोई गलत तो नहीं कहा था, बल्कि जो सच था वही सच्चाई बताई थी। क्योंकि वो बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं थी। उसकी रंगत सांवली सी थी, लेकिन पता नहीं क्यों फिर भी देखने वाले लोग उसकी तारीफ ज़रूर करते थे। कहते थे, खुशी तुम्हारे अंदर पता नहीं ऐसी कौन सी कशिश है कि सामने वाले को अपनी तरफ खींचती है। हाँ, ये बात तो मैं भी कह सकती थी कि खुशी की आंखें बड़ी नशीली थी।
अगर कोई एक बार उन्हें गौर से देख ले तो उसकी आंखों का दीवाना हो जाता था। लेकिन मैं इस बात को नहीं मानती थी। भला गोरी चमड़ी भी कोई चीज़ होती है जो कि भगवान ने मुझे दिल खोल कर दी थी। सफ़ेद रंगत मुझे सबसे खूबसूरत बनाती थी, जबकि वो बिल्कुल आम शक्ल सूरत की मालिक थी। मेरे साथ खड़ी मेरी बहन भी नहीं लगती थी। मुझे उससे चिढ़ थी। हर वक्त वो अच्छे बनने का ड्रामा करती रहती थी और देखने वाले समझते थे कि बहुत ही सभ्य और संस्कारी लड़की है और अपनी छोटी बहन का बड़ा ख्याल रखती है। मुझे आदत थी कि मैं अपनी पसंद पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती थी। मेरी माँ हर बार मुझसे यही कहती थी कि तुम खुशी के साथ नाइंसाफ़ी करती हो। इस बार कपड़े खुशी पहले पसंद करेगी, बाद में तुम चुनोगी और उसके बचे हुए कपड़े तुम ही लोगी। मैंने कहा, माँ आप जानती हो मुझे सेकंड ऑप्शन तो पसंद ही नहीं है। मैं अपनी मनमानी करने की आदी थी। मुझे शुरू से ही ऐश में ज़िंदगी गुजारने का बहुत शौक था और ये अय्याशी मुझे अपने घर से पूरी होती नज़र नहीं आती थी। तो फिर मैं लड़कों से दोस्ती करती, उनसे बैलेंस मंगवाती, उनसे तोहफे मांगती। अच्छे महंगे ब्रांड के कपड़े मुझे तोहफे में देते और मैं घर आकर कह देती थी कि मेरी सहेली ने मुझे दिया है। इतनी कीमती कपड़े जूते देखकर मेरी माँ मुझे गुस्से से घूरने लगती थी। कहती, तुम्हें अपने दोस्तों से इतने महंगे महंगे गिफ्ट लेने की क्या ज़रूरत है? जितना भगवान ने दिया है उसी में खुश रहो। अगर उन्हें ये पता चल जाता कि ये सारी चीज़ लड़कों से लेती हूँ तो वो मेरी जान ही ले लेती। लेकिन मेरी माँ बड़ी भोली थी, मेरी हर बात पर विश्वास कर लेती थी। मुझे उस वक्त का इंतज़ार था कि जब मेरी बहन के लिए आने वाला रिश्ता उसे छोड़कर मुझे पसंद कर ले। फिर मैं उसे बताती कि आखिर वो क्या चीज़ है, क्योंकि मैं जान गई थी कि जितनी मैं खूबसूरत हूँ मुझे तो कोई भी लड़का पसंद कर लेगा, इनकार कर ही नहीं सकता था। हाँ, खुशी के लिए रिश्ता होना बहुत मुश्किल था। जब तक मैं थी मुमकिन ही नहीं था कि मुझसे पहले खुशी की शादी हो जाए। लेकिन मेरे होश उस समय उड़ गए जब मेरी माँ ने मुझे ये बताया कि मेरी सहेली अपने इकलौते बेटे विपिन के लिए खुशी का रिश्ता लेकर आई थी। ये सुनकर तो मुझे अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था, क्योंकि विपिन एक बहुत ही हैंडसम और स्मार्ट और नौजवान लड़का था। पढ़ा लिखा भी बहुत था। हाँ, अभी बेरोजगार था, अच्छी नौकरी की तलाश में था। जैसे ही उसकी नौकरी लग जाती तो उसके दिन तो फिर ही जाते। मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। मैंने कहा, माँ क्या कहा आपने? शोभा आंटी किसका रिश्ता लेकर आई थी? मुझे लगा शायद मेरी माँ को खुशी खुशी कहने की इतनी आदत हो गई है कि मेरे लिए आने वाला रिश्ता भी उन्हें खुशी का रिश्ता दिखाई दे रहा था और वो खुशी का नाम ले रही थी। ये सुनकर मुझे बड़ा गुस्सा आ गया था। मैं फ़ौरन से अपने कमरे में चली गई। अपने बेड पर लेटकर सोचने लगी कि भला ऐसे कैसे हो सकता है। विपिन जैसा इतना खूबसूरत पढ़ा लिखा नौजवान, और कहाँ मेरी बहन खुशी जैसी मामूली शक्ल सूरत की लड़की। भला वो खुशी को कैसे पसंद कर सकता है? विपिन तो मेरे साथ जचता था, मेरे साथ उसकी जोड़ी अच्छी लगती थी। इस बात ने मुझे अजीब सी बेचैनी में डाल दिया था। लेकिन मेरा दिमाग उस वक्त काम करना बिल्कुल छोड़ चुका था जब कुछ दिन बाद मैंने विपिन को अपने घर में देखा। मैं कॉलेज से अभी वापस ही आई थी कि जब मैंने देखा विपिन हमारे घर में मौजूद था और मेरी माँ से बातें कर रहा था और खुशी किचन में उसके लिए चाय और नाश्ता तैयार कर रही थी। मैं जानती थी कि मेरी बहन ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि वो बड़ी ही शर्म हया वाली लड़की है, और मुझे ये भी पता था कि जब तक विपिन बैठा रहेगा वो बाहर नहीं आएगी। इसलिए बड़े धड़ल्ले से मैं अपनी माँ के साथ बगल वाली कुर्सी पर आकर बैठ गई। विपिन मुझे देखकर मुस्कुराने लगा। मेरी माँ ने मुझे एक चपत लगाई। कहने लगी, ना हेलो ना नमस्ते, क्या सारे संस्कार भूल गई हो? मैंने कहा, माँ सांस तो लेने दे, अभी तो कॉलेज से वापस आई हूँ। आप ही बताओ विपिन जी, क्या मुझे सांस लेने की अनुमति है? फिर मैं आपको हेलो भी कर लूँगी और आपकी खैरियत भी पूछ लूँगी। वैसे भी मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है। मेरी बात सुनकर वो मुस्कुराने लगा। कहने लगा, हाँ हाँ सांस भी ले लो और पानी भी पी लो। हाय हेलो को बाद में कर लेना, मुझे कोई जल्दी नहीं है। लेकिन तभी सामने टेबल पर जब मेरी नज़र पड़ी, वहाँ मिठाई का डिब्बा रखा था। क्या सच में खुशी का रिश्ता पक्का हो गया था? अगर रिश्ता पक्का भी हो गया है तो फिर विपिन मिठाई लेकर कैसे आ सकता है? हमारे घर का माहौल इतना भी आज़ाद नहीं था कि लड़का खुद ही अपने रिश्ते की मिठाई लेकर आ जाए। मैंने कहा, ये मिठाई किस खुशी में आई है? विपिन कहने लगा, मेरी नौकरी लग गई है। ये उसने किचन की तरफ मुंह करके थोड़ी तेज़ आवाज़ में कहा था, जैसे कि अपनी आवाज़ को किचन में खड़ी खुशी को सुना रहा हो। ये देखकर मेरा दिल बेचैन हुआ था। मैं सोचने लगी
कि क्या वो अकल का अंधा है। आखिर उसे खुशी में नजर क्या आया। मेरी माँ फौरन से विपिन को आशीर्वाद देती हुई किचन में चली गई और मुझे मौका मिल गया। मैं फौरन से कुर्सी से उठी और विपिन के बराबर वाली कुर्सी पर बैठ गई। ये देखकर वो थोड़ा कुछ संभल कर बैठ गया था। मैंने ज़रा राजदारी से कहा, एक बात तो बताओ विपिन जी, मुझे ये क्या सुन रही हो। वो कहने लगा, क्या सुन लिया तुमने। मैंने कहा, शोभा आंटी ने खुशी का रिश्ता मांगा है, वो भी आपके लिए। मेरी बात पर वो मुस्कुराने लगा। कहने लगा, हाँ ठीक सुना है तुमने। मैंने कहा, शोभा आंटी ने ज़बरदस्ती की ना आपके साथ। मेरी बात सुनकर वो मुझे नाराज़गी से देखने लगा। कहने लगा, मेरी माँ मेरे साथ क्यों ज़बरदस्ती करेगी। क्या हो गया है प्राची तुम्हें। लगता है कि आज धूप तुम्हारे दिमाग पर लगी है। मैंने कहा कि कहाँ आप और कहाँ खुशी, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। मेरी बात सुनकर वो मुझे हैरत से देखने लगा और कहने लगा, क्या मतलब। मैंने कहा, खुद को आईने में देखा है आपने। कितने खूबसूरत हैंडसम नौजवान हैं आप, और फिर खुशी आपके साथ कहाँ अच्छी लगेगी वो। मेरी बात सुनकर शायद उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं आया था। कहने लगा, अपनी बड़ी बहन के बारे में ऐसी बातें करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती क्या। क्या बुराई है खुशी में, मुझे तो वो शुरू से ही पसंद है। मैं तो बस अपनी नौकरी लगने का इंतज़ार कर रहा था। ये सुनकर मुझे विपिन की अकल पर अफसोस होने लगा था। खुशी के तो वारे न्यारे होने वाले थे। मुझे ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही थी कि खुशी की इतनी अच्छी किस्मत हो और वो अपने ससुराल जाकर अपने पति के साथ एक ऐश भरी जिंदगी गुजारे। मैंने कहा, विपिन जी आपकी नौकरी कितने की लगी है। कहने लगा, मल्टीनेशनल कंपनी की 1 लाख से ऊपर की डिमांड की थी मैंने, और मुझे विश्वास है और मंजूर भी हो जाएगी। ये सुनकर तो मेरा दिल दहलने लगा था। इतनी देर में माँ नाश्ता भर के बाहर आ गई, टेबल पर सामान सजाने लगी। इतनी देर में विपिन ने मिठाई का डिब्बा खोला और उसमें से गुलाब जामुन निकालकर मेरे मुंह के करीब लाया। कहने लगा, ये खाओ और ज़्यादा मत सोचो। मैंने तो पहले ही सोच लिया था कि मैं मिठाई सबसे पहले अपनी छोटी बहन को ही खिलाऊंगा। छोटी बहन, मैं भला क्यों उसकी छोटी बहन होने लगी। लानत है ऐसे इंसान पर जो शादी हुई नहीं और होने वाली साली को बहन पहले बनाने का तैयार हो गया। मैंने कहा, मेरा कोई मूड नहीं है। ये कहकर मैं उठकर अपने कमरे में आ गई और बेड पर लेट गई। खुशी थोड़ी देर में मेरे कमरे में आई और कहने लगी, प्राची खाना नहीं खाओगी क्या। मैंने कहा, भाड़ में गया खाना, निकलो मेरे कमरे से। मेरे सर में बहुत तेज़ दर्द है, अब दोबारा मेरे कमरे में मत आना। वो मेरी बात सुनकर परेशान हो गई थी। मैं नहीं जानती थी मेरी मामूली सी शक्ल सूरत की बहन मेरे हक पर यूँ डाका भी डाल सकती है। मैं तो जितना रोती उतना ही कम था। 2-3 दिन मैंने खाना भी नहीं खाया और सबसे ज़्यादा इस बात की परेशानी खुशी को थी। मैंने कहा, मुझे तुमसे बात करनी है खुशी। देखो तुम मेरी बहन हो, तुम मेरे दुख को समझ सकती हो। वो कहने लगी, हाँ मुझसे कहो क्या बात है। तुमने 3 दिन से खाना भी नहीं खाया है, और सच पूछो तो मुझे भी भूख नहीं लग रही तुम्हारी ये हालत देखकर। मैंने कहा कि मैं नहीं जानती कब और कैसे, लेकिन मुझे विपिन से मोहब्बत हो गई है। ये सुनना ही था कि खुशी के चेहरे की रंगत सफ़ेद पड़ गई थी। वो नज़रें चुराकर कहने लगी, ये क्या कह रही हो प्राची। मैंने कहा, मैं सच कह रही हूँ, अगर वो मुझे नहीं मिला तो खुशी में मर जाऊंगी। मेरी बात सुनकर वो तड़प कर मुझे देखने लगी। कहने लगी, क्या विपिन भी तुम्हें पसंद करता है। मैंने कहा कि मुझे पसंद ना करने की कोई एक वजह भी तो बताओ। देखो मैं कितनी खूबसूरत हूँ, और हर मर्द की ख्वाहिश होती है कि उसकी पत्नी खूबसूरत हो, और मुझे पता है कि वो भी मुझ पर मरता है। खुशी कहने लगी, लेकिन कई बार वो मुझे दबे शब्दों में अपनी मोहब्बत का इजहार कर चुका है। मैंने कहा, लेकिन तुम तो उससे मोहब्बत नहीं करती ना। तुम्हारी ज़िंदगी में तो कोई भी आ जाएगा तो तुम उसके साथ ज़िंदगी गुजार लोगी, लेकिन विपिन मुझे नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगी। ये कहकर मैं उसके साथ गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। उसने मुझे चुप करवाया। कहने लगी, रो मत प्राची, मैं कुछ करती हूँ। मैं यही तो सुनना चाहती थी। कुछ दिन के बाद जब शोभा आंटी हमारे घर आई तो खुशी का चेहरा उतरा हुआ था। शोभा आंटी के माथे पर भी बल पड़े हुए थे। मेरी माँ ने कहा, वैसे तो हमें पता है कि तुम्हें खुशी बेहद पसंद है, लेकिन मैं चाहती थी कि कोई रस्म कर दी जाए ताकि खानदान वालों को इस बात की जानकारी हो जाए। ये बात सुनकर शोभा आंटी ने ठंडी आह भरी थी। कहने लगी, मैं शर्मिंदा हूँ। आंटी की ये बात सुनकर मेरी माँ उन्हें हैरत से देखने लगी। कहने लगी, क्या हुआ शोभा। आंटी कहने लगी, विपिन कहता है कि उसे खुशी नहीं बल्कि प्राची से शादी करनी है। ये सुनकर तो मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था।
हाँ, खुशी का बुझा हुआ चेहरा देखकर मैं समझ गई थी कि उसी ने मेरे लिए रास्ता साफ किया है। इस बात पर मेरे पापा को बहुत गुस्सा आने लगा था। कहने लगे, ऐसा कैसे हो सकता है? पहले तुमने विपिन के लिए खुशी का रिश्ता मांगा और अब तुम प्राची का रिश्ता मांग रही हो। हम कैसे बड़ी बेटी को छोड़कर छोटी की शादी कर सकते हैं? मेरी माँ भी इस बात पर गुस्सा करने लगी थी। कहने लगी, खुशी मेरी बड़ी बेटी है, वो विपिन को पसंद करती है। मैं उसका हक छीनकर प्राची को नहीं दे सकती। मुझे अपनी माँ की सोच पर बहुत गुस्सा आया था। उन्हें खुशी नजर आ रही थी, लेकिन मैं नहीं। कि तभी फौरन से खुशी ड्राइंग रूम में दाखिल हुई और कहने लगी, माँ, इसमें क्या गलत हो गया है? कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ऐसा करें, प्राची की मंगनी विपिन से ऐसे कर दें। मुझे वैसे भी ये रिश्ता पसंद नहीं था। अच्छा हुआ आंटी ने मुझे छोड़कर प्राची को मांग लिया। ये कहकर वो ड्राइंग रूम से वापस चली गई, लेकिन मैं तो बहुत खुश थी। कमरे में जाकर खुशी के गले लग गई। मैंने कहा, बहन हो तो तुम्हारे जैसी। मेरे दिल से तुम्हारे लिए बहुत दुआएं निकल रही हैं। खुशी कहने लगी, बस तुम खुश रहो, मुझे तुम्हारी खुशी बहुत प्यारी है। 1 महीने के अंदर ही मेरी शादी भी हो गई। खुशी से पहले मैं दुल्हन बन गई थी। मेरी शादी की सारी तैयारियां खुशी ने ही की थी। मैं विपिन की दुल्हन बनकर जब विपिन के घर आई और उसके कमरे में बैठी उसका इंतजार कर रही थी, लेकिन मेरी ये खुशी कुछ ही देर की थी, क्योंकि वो कमरे में आया ही नहीं। आधी रात बीत चुकी थी। बैठे बैठे मैं थक चुकी थी। अब मुझे उस पर गुस्सा आने लगा था कि इतनी खूबसूरत पत्नी को छोड़कर वो कैसे कमरे से बाहर रह सकता है। रात के 3 बजे वो कमरे में आया था। उसकी आंखें लाल और सूजी हुई लग रही थी। काफ़ी सीरियस लग रहा था। मेरे पास आकर बैठ गया। खामोशी से मुझे मुंह दिखाई की अंगूठी पहनाई। मुझे तो लगा था कि मेरे हुस्न को देखकर मुझ पर मर मिटेगा, लेकिन उसने तो मुझे नज़र भर कर देखा भी नहीं था। कहने लगा, मैं बहुत थक चुका हूँ, बाकी बातें कल करूँगा। उसका इतना रूखा सा व्यवहार देखकर मुझे बड़ा गुस्सा आया था। मैंने कहा, मेरी बात सुनो, मैं पत्नी हूँ तुम्हारी। आज की सारी तैयारी मैंने तुम्हारे लिए की है, समझे? ये क्या बात हुई कि तुम बात कल करोगे? आखिर लड़कियों के भी कुछ ना कुछ अरमान होते हैं ना। वो कहने लगा, मैंने कभी तुम्हें इस नज़र से देखा ही नहीं प्राची, मुझे समय चाहिए। ये कहकर उसने तकिया उठाया और सोफे पर जाकर लेट गया और सो गया। मेरा दिल बुझकर रह गया था। खैर, मैंने अपने कपड़े बदले और एक सादा सा ड्रेस पहनकर सोने के लिए लेट गई। मैंने सोचा मैं बाद में खूब नखरे दिखाऊंगी उसे। शादी को 8 दिन गुजर चुके थे, लेकिन वो तो मुझे एक नज़र उठाकर देखता भी नहीं था, ना मुझसे बात करता था। 15 दिन गुजर जाने के बाद एक बार मैं उसके सामने जाकर खड़ी हो गई। मैंने कहा, और कितना समय चाहिए आपको? क्या मैं आपको नज़र नहीं आती? वो कहने लगा, सच बताऊं तो तुम वाकई मुझे नज़र नहीं आती। ज़बरदस्ती के रिश्ते में ऐसा ही होता है प्राची। औरत शायद समझौता कर लेती है, लेकिन मर्द नहीं कर सकता। मैंने सिर्फ खुशी से मोहब्बत की थी और उसने मुझसे। मेरी मोहब्बत ने मुझसे बहुत बड़ा इम्तिहान मांग लिया था। उसने मुझसे मेरी मोहब्बत की आजमाइश मांगी थी और मैं इनकार नहीं कर सका। फिर वो मुझे गुस्से से देखने लगा और मेरा बाजू पकड़कर कहने लगा कि कब मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ? मुझे बचपन से ही खुशी पसंद थी, तुम नहीं। मैंने हमेशा तुम्हें छोटी बहन जैसा समझा। मैंने तो सिर्फ खुशी से मोहब्बत की थी। फिर तुमने ये कैसे सोच लिया कि मैं तुमसे शादी करूँगा? मैं तुमसे पूरे 10 साल बड़ा हूँ। तुम्हें शर्म आनी चाहिए मुझसे मोहब्बत करते हुए। तुम्हारी एक तरफा मोहब्बत ने मेरी और खुशी की ज़िंदगी बर्बाद करके रख दी। कितने सपने देखे थे हम दोनों ने, मगर तुम्हारी एक तरफा मोहब्बत ने सब कुछ बर्बाद करके रख दिया। उसने रो रो कर हाथ जोड़कर मुझसे तुम्हारी खुशी मांग ली थी, लेकिन मैं खुशी जैसा बड़ा दिल नहीं रखता। उसने तो कुर्बानी दे दी और मुझसे भी मांग ली, लेकिन मैं तुम्हें सिवाय अपने नाम के और कुछ नहीं दे सकता, समझी? आगे से मुझसे कोई भी उम्मीद मत रखना। बड़े गुस्से से उसने मुझसे कहा और कमरे से बाहर चला गया। मैं हक्का बक्का सी उसे देखती रह गई। मुझे लगता था कि मेरा हुस्न मेरा सबसे बड़ा हथियार है, मैं जो चाहूँ उससे हासिल कर सकती हूँ। पर मैं नहीं जानती थी कि खुशी की आम शक्ल सूरत मेरे हुस्न को नीचा दिखा देगी। मुझे अपने हुस्न पर बेतहाशा घमंड था, जो बहुत ही बुरे तरीके से टूटा था। कौन सी औरत है जो ये नहीं चाहती कि वो अपने पति के दिल में महारानी बन के रहे? मैं अपनी बहन से हारना नहीं चाहती थी। उस पर यह जाहिर नहीं करना चाहती थी कि मैं खुश नहीं हूँ। इसलिए जब भी मायके जाती तो खूब हंसती, छोटी छोटी बातें खुशी को बताती थी कि विपिन मेरे साथ बहुत खुश है, मुझे बहुत चाहता है, मेरे बगैर वो रह नहीं सकता। वो मेरी बात गायब दिमागी से सुनती थी, फिर मुस्कुराकर कहती कि तुम खुश हो। मैं कहती, हाँ मैं बहुत खुश हूँ, और मैं अपने आंसू अपने अंदर कहीं उतार देती थी।
अब मैं उसकी आंखों में आने वाली नमी को अच्छी तरह से समझने लगी थी, क्योंकि मैं भी इस दर्द से गुजर रही थी। मुझे अपने पति की मोहब्बत चाहिए थी, जो कि मुझे नहीं मिल सकती थी। मैंने अपनी माँ से कहा कि आप जल्द से जल्द खुशी की शादी करवा दो। मेरी माँ कहने लगी, तुम्हें इस बात की चिंता नहीं होनी चाहिए, तुम्हारी शादी हो गई ना, बस। मेरी माँ भी मुझसे उखड़ी उखड़ी रहने लगी थी। मैंने मायके भी जाना अब कम कर दिया था। फिर एक बार मेरी माँ का फ़ोन आया कि खुशी का रिश्ता तय हो गया है। बहुत ही अच्छे घराने में उसका रिश्ता आया है। लड़के ने खुद ही खुशी को पसंद किया है। ये सुनकर मुझे एक और हैरत का झटका लगा था। आखिर उसमें ऐसी कौन सी बात थी कि लड़के उसके दीवाने हो जाते हैं। खैर, ये सुनकर मैं बहुत खुश हुई थी। मुझे लगा था कि अब विपिन अपना व्यवहार मुझसे बदल लेगा। जिस दिन खुशी की शादी हुई थी, विपिन शादी पर नहीं गया था। मुझे कहने लगा, तुम अकेली चली जाओ। मैं अकेली ही गई थी। विपिन आजकल बहुत सिगरेट पीने लगा था और उस रात उसने सिगरेट पीकर पूरी रात बिताई थी। कई बार उठकर मैं उसके करीब भी आई। उसे कहने लगी कि वो कुछ देर आराम कर ले, नहीं तो वो बीमार हो जाएगा। वो कहने लगा, तुम बस अपने बारे में सोचो प्राची, जाओ जाकर सो जाओ, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। बार बार वो अपनी आंखें रगड़ता था। शायद अपने आंसू मुझे दिखाना नहीं चाहता था। मैं नहीं जानती थी कि वो खुशी से इतनी शिद्दत से मोहब्बत करता है। कुछ दिन के बाद मैं मायके गई तो खुशी बहुत खुश थी। मुझसे कहने लगी, राज मुझे बहुत मोहब्बत करता है। मुझे तो लगता है जैसे मेरे सब्र का फल मुझे मिल गया है। वो अपनी बड़ी सी गाड़ी में आई थी। काफ़ी अच्छे घराने में उसका रिश्ता तय हुआ था। खुशी के पति राज के पास तो विपिन से भी ज़्यादा बड़ी गाड़ी और बड़ा बंगला था। उसे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। इंसान अपनी किस्मत से ज़्यादा कुछ भी नहीं पा सकता। मैंने लालच किया था, लेकिन मुझे उतना ही मिला जितना मेरे नसीब में था। ना मुझे पति की मोहब्बत मिली और ना ही किस्मत में कुछ और। लेकिन खुशी की किस्मत मुझसे अच्छी थी। उसे सब कुछ मिल गया था जो मैं उसे छीनना चाहती थी और अपनी तरफ से छीन भी चुकी थी। विपिन आज भी उसी का था। काश कि मैंने इतनी बड़ी कुर्बानी न मांगी होती, दो दिलों को यूँ जुदा ना किया होता, तो मेरी किस्मत भी कुछ और होती। एक बार खुशी मुझसे मिलने मेरे घर आई थी। विपिन उसके सामने नहीं आया था। खुशी के चेहरे पर सच्चे प्यार की चमक थी जो उसे अंदर से निखार रही थी। और आज मैं खूबसूरत होने के बावजूद भी उसे कम लग रही थी, और वो आम सी शक्ल सूरत होने के बावजूद भी मुझसे कहीं ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। मैं खाना बनाने किचन में चली गई। खुशी को मैं वहीं ड्राइंग रूम में छोड़ गई थी, लेकिन पता नहीं वो कब उठकर कमरे में विपिन के पास चली गई। मैंने देखा तो वो ड्राइंग रूम में नहीं थी। मैं फ़ौरन से अपने कमरे की तरफ बढ़ी, क्योंकि मुझे पता था कि खुशी ज़रूर विपिन के पास गई होगी। लेकिन कमरे के दरवाजे पर मेरे कदम रुक गए थे। खुशी रोते हुए विपिन से विनती कर रही थी कि प्लीज़ विपिन, मुझे भूल जाओ और प्राची के साथ एक अच्छी खुशहाल ज़िंदगी गुजारो। शायद तुम्हारी किस्मत में प्राची का ही साथ लिखा था। मैं भी तुम्हें अपने दिल से निकाल नहीं पाई हूँ, लेकिन देखो, राज का प्यार पाकर धीरे धीरे मैं तुम्हें भूलने की कोशिश कर रही हूँ। अगर इसी तरह तुम मुझे याद करती रहोगे तो तुम्हारी ज़िंदगी में कांटे भर जाएंगे, तुम सांस भी नहीं ले पाओगे। विपिन की आंखों में आंसू भरे हुए थे, लेकिन खुशी ने अपनी कसम देकर विपिन से वादा लिया था कि तुम मुझे भूल जाओगे। खुशी की कसम देने पर वो मजबूर हो गया और खुशी से वादा किया कि मैं कोशिश करूँगा कि अपनी शादीशुदा ज़िंदगी की शुरुआत करूँ। खुशी की कसम दिलाने पर इतना तो हुआ था कि विपिन ने मेरे साथ रिश्ता बना लिया था, लेकिन मुझसे बात नहीं करता था। लगता था जैसे हम सिर्फ ज़िंदगी को गुजार रहे हैं। आज तक उसने मुझे नज़र भरकर भी नहीं देखा। मुझे अपनी खुदगर्जी याद आती है। काश मैंने खुशी के साथ ये जुल्म ना किया होता, तो शायद आज मैं भी अपनी पूरी ज़िंदगी हंसी खुशी से गुजार रही होती। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।